आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जनता स्टेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजे खालिद और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावों की। पिछले 1-1.5 महीने से चुनाव का मतलब बहुत शोर है। चुनाव का मतलब लोग हलचल में रहते हैं, बहुत गौर करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत लोग टॉकेटिव हो जाते हैं। अब चुनाव के बाद, चुनाव के पहले का विश्लेषण और चुनाव के बाद का विश्लेषण दो अलग अलग है। लोग, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग भी अपने हिसाब से सोच रहे हैं। मैं एक एंगल से आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ और वो बात है कि उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान हैं। उन मुसलमानों ने क्या किया? योगी जी के आने से क्या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हारी, कांग्रेस पार्टी हारी, बहुजन समाज पार्टी हारी या दूसरी पार्टियां हारी? मैं ये बताना चाहता हूं कि 79% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। वो एकजुट होकर उन्होंने वोट दिया और वोट इसलिए दिया कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने अपने वचनों से, अपने काम से, अपने एटीट्यूड से ये साबित किया कि मुसलमानों से उनको कोई लेना देना नहीं है। या आम आदमी की ज़बान में उन्होंने मुसलमानों पे एक तरह का दबाव बनाए रखा। अब वो दबाव क्या है, किस तरह का क्या दबाव है? कानूनी तौर पर जो आज़ादी लोगों को है, हिंदुस्तानी नागरिकों को है, वो सबको मिलेगी, हर जगह है। सड़क बनेगी तो सब चलेंगे, मॉल खुलेगा तो सब जाएंगे, रोज़गार के मौके आएंगे तो सब शामिल होंगे। अभी इसमें यह है 4 करोड़ से ज़्यादा डिग्री होल्डर हैं और वो रोज़गार के लिए बेचैन हैं। हम सब जानते हैं कि रोज़गार पिछले 70 सालों में सबसे अपने निचले पायदान पर है। रोज़गार के मौके चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, कोरोना ने सबकी कमर तोड़ कर रख दी है। अब इन हालात में जब समाजवादी पार्टी बाइपोलर इलेक्शन में सामने आई और उसने ये कहा कि हम इस सरकार का बदल बनेंगे, हम इस सरकार के सामने अपनी पॉलिसी रखेंगे। उन्होंने पॉलिसी रखी। उन्होंने किसानों के मुद्दे उठाए, किसानों को बिजली मुहैया कराने के मुद्दे उठाए, किसानों को बिजली देने के उनके रेट्स के मुद्दे उठाए, उन्होंने ओल्ड पेंशन के मुद्दे उठाए, उन्होंने भर्तियां लाने की बात उठाई, उन्होंने चीनी मिलों से गन्ना किसानों को 14 दिनों में पेमेंट दिलवाने की बात उठाई। और जो लोग ज़मीन पर थे, हम लोग भी थे, हमें ये लग रहा था कि ये मुद्दे बहुत कारगर हैं और बहुत ज़ोर शोर से जनता में चल रहे हैं। लेकिन साथ साथ यकीनन एक अंडर करंट था। लोगों ने एक बार फिर मोदी जी पर विश्वास अपना जाहिर किया। उन्होंने बताया कि मोदी जी हैं तो सब ठीक है, चाहे महंगाई बढ़ रही हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम 100 से पार हों, चाहे नौकरियां ना हों, चाहे और समस्याएं हों। और बीजेपी ने बड़ी तत्परता से, बड़ी अक्लमंदी से, बड़ी योजनाबद्ध तरीके से अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को भी स्टेट गवर्नमेंट के खाते में डाला और बड़ी बड़ी सड़कें दिखाईं कि ये सड़कें हमने बनाई हैं। और एक ऐसा मुद्दा जो असल में कहीं से भी मुद्दा नहीं है, वो था सुरक्षा का मुद्दा। किसी भी गवर्नमेंट में पिछले 20 साल में हम ये देखते आ रहे हैं कि जैसे जैसे शहरीकरण होता जा रहा है, उन तमाम इलाकों में सुरक्षा का सिस्टम बेहतर होता जा रहा है। हम सुरक्षा के मुद्दे पर आगे तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड का स्टेट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे केरला का कोई स्टेट हो, बिहार हो, बंगाल हो या उड़ीसा हो। वहाँ जैसे जैसे वक्त आएगा, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होगा, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा, वैसे वैसे कैमरे लगेंगे, वहाँ फुटप्रिंट्स होंगे, वहाँ पे क्राइम कम होगा। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि वहाँ क्राइम कम नहीं हुआ, वहाँ की गरीबी कम नहीं हुई। ह्यूमन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश पीछे है। लेकिन अब बहस ये है कि भाई जनता ने मोहर लगा दी है कि योगी जी ने जो 5 साल किया वो बहुत अच्छा किया और वो एक सर्टिफिकेट है आवाम का। हिंदुस्तान में संविधान ने मुझे और मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोगों को ये हक दिया है कि हम उस सर्टिफिकेट पर एतबार नहीं करते। हम ये मानते हैं कि जनता ने वोट दिया है इसलिए आप राज करें, लेकिन हमारी असहमति कायम रहेगी। हम मुद्दे उठाते रहेंगे, जो जलते हुए मुद्दे हैं वो हम उठाएंगे। आम आदमी के, गरीब आदमी के, परेशान हाल आदमी के, वो आदमी के
जिसके पास सिफारिश नहीं है, जिसके पास इतनी दौलत नहीं है कि दौलत या पैसों के ज़ोर पे वो मौके हासिल कर सके, वो समाज में पोजीशन हासिल कर सके, वो बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सके। और इन सब में सबसे निचले पायदान पर है मुसलमान। जिस मुसलमान के लिए किसी ज़माने में आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी बार बार कहते थे कि इनके साथ तुष्टीकरण किया जा रहा है, सच्चर कमेटी ने यह बता दिया कि मुसलमान दलितों से भी नीचे हैं। इस इलेक्शन में मुसलमानों ने यह देखा कि जब वो एंटी सीए मूवमेंट में सड़कों पे निकले तो उनके खिलाफ केसेस हुए, उनके मकान तोड़े गए, कोर्ट को बीच में आना पड़ा। कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप इस तरह नहीं कर सकते। अब डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ उठाने का हक सबको है, वो दलित हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, सबको आवाज़ उठाने का हक है। और उत्तर प्रदेश सरकार को उस वक्त करारा झटका लगा जब कोर्ट ने यह कहा कि आपने जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए हैं और उनको आप देशद्रोही की तरह, क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जिसमें आईपीएस ऑफिसर्स भी थे, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे, दूसरे लोग भी थे। इन हालात से हम लोग गुजरे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में एक 20% की या 22% की जो मुसलमानों की आबादी है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करें, आपको बताएं। इसीलिए कि 70 सालों में मुसलमानों ने टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा एक अखबार खड़ा नहीं किया, मुसलमानों में एक सुंदरलाल बहुगुणा जैसा एक पर्यावरणविद पैदा नहीं हुआ, मुसलमानों ने आज तक जैसा या NDTV जैसा एक चैनल खड़ा नहीं किया, और मुसलमान तालीम के मामले में अभी उलझा हुआ है। धीरे धीरे एजुकेशन आ रही है, वो ज़िंदगी के हर मोर्चे पर कोशिश में लगा हुआ है। मुसलमानों के साथ ड्रॉबैक है, उसके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। उसके सोचने वाले लोग जब बुद्धिजीवी हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, वो अपने समाज से कट जाते हैं, तो इंटेलेक्चुअल्स का भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम अगले एपिसोड्स में आपको मुसलमानों का एक मुसलसल एक साफ़ सुथरा आईना आपको दिखाएं, मुसलमान भी देखें, दूसरे लोग भी देखें, और देखने का एक नज़रिया हम पेश करेंगे कि आप हमारी आँख से देखिए इस पूरे समाज को। आज की इस गुफ्तगू में मुझे ये कहना है कि इसमें अखिलेश यादव नहीं हारे हैं, इसमें मुसलमान हारा है, जो एकजुट होकर भेड़ चाल चलते हुए एक जगह सबने वोट डाला, और सबको ये दूसरी तमाम पार्टियों को पता चला, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे BSP हो, चाहे BJP हो, कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है या कम दिया है। BJP को भी 10 से बढ़कर 12% वोट मुसलमानों का मिला है, लेकिन वो नेग्लिजिबल फ्रैक्शन है। और मेरा ये कहना है कि हारने वाला एक न एक दिन जीतता भी है, और मुसलमान जीतेगा तब जब वो अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर चलेगा। रफ़ीक अंसारी का जो विधायक चुने गए हैं मेरठ से, वो एक एग्ज़ाम्पल है, वो एक मिसाल है कि रफ़ीक अंसारी की जगह कोई और नाम होता, कोई आदमी, कोई व्यक्ति होता, समाजवादी पार्टी का दूसरा कैंडिडेट होता, तो शायद नहीं जीत पाता। रफ़ीक अंसारी मिलनसार हैं, सबसे मिलते हैं। दूसरी बार इस लहर में भी लोगों ने उन्हें सेवा करने का मौका दिया है। या दूसरा आदमी है आलम बदी, जो साइकिल पर चलते हैं, साधारण आदमी हैं, अपनी कलंदरी के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने दौलत नहीं बनाई, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। तो सियासत में जो लोग दिलों पे राज करने का हुनर सीखेंगे, और वो हुनर चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखें, चाहे कांग्रेस के नेताओं से सीखें, चाहे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से सीखें, लेकिन उन्हें सीखना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम में उन्हें इस तरह आना पड़ेगा कि उनके लिए उनकी वकालत करने वाले उनके पड़ोसी भी हों, उनके दूसरे लोग भी हों, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी उनके काम को सराहें, उनकी नेक नीयति को पहचानें, इसलिए कि इंसान इंसान में फ़र्क नहीं है। शुक्रिया, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।